तो दोस्तों आज हमारे साथ टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुआ है रश्मि कश्यप जी। शी इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक सोल्स दैट आई एवर मेट। वो एक एजुकेटर है, 25 वर्षों के अनुभव के साथ एक शिक्षिका व सकारात्मकता की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने वाली आत्मा है। शिक्षक से लेकर करियर और पेरेंटिंग काउंसलर तक वह व्यक्तियों को आत्मविश्वासी प्रेरित और अपना सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है। एक यात्रा उत्साही और टिकाऊ यात्रा की वकालत करने वाली वह दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपना अनुभव साझा करती है। एक लेखिका, वक्ता और कवयित्री के रूप में वह आत्मिक शक्ति, महिला सशक्तिकरण और प्रगतिशील मानसिकता की समर्थक है। सोल एंड स्पिरिट ब्लॉग .com पर उसके ज्ञान को आप अन्वेषण कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर 11,000 फॉलोअर्स के साथ वह रोजाना सकारात्मकता के अपने संदेश को बढ़ाती है। उसके साथ हम आज की टॉपिक अनलीशिंग सोल पावर एंड इनर स्ट्रेंथ, मतलब आत्मिक शक्ति और आंतरिक शक्ति को उजागर करने के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के पहले हम अपनी मेहमान रश्मि जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। रश्मि जी, मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए बिना सोच के। तैयार हो क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। परफेक्ट। लेट मी शूट द फर्स्ट वर्ड, फ्यूचर, भविष्य। ब्राइट, गोल्डन, सुनहरा। ड्रीम, सपना। विशालकाय, ग्रैंड, ब्यूटिफुल। सॉन्ग, गाना गा सकते हो आप? ओके, सॉन्ग टू मी इज एक्सप्रेशन ऑफ लव, इमोशंस। सो ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थैंक यू। ऑसम, ऑसम। दूसरा शब्द, सोल। सोल, I would say spirit because I am known as soul and spirit on internet, on social media. So अगर आत्मा है तो भाव है। अच्छा, ठीक है। और मनी, पैसे के बारे में? Philanthropy, charity. Don't spurge money, do charity. It will multiply. वाओ। जिंदगी? गुलजार है। सिनेमा? Time wasting most of the time. Yeah. You have to choose. अच्छा, ठीक है। फूड, खाना? सात्विक, सात्विक। अच्छा, प्योर, एनर्जी। अच्छा, here comes the next one, आपका फेवरेट शब्द, स्पिरिट? एडवेंचरस, एडवेंचरस। एंड फाइनली लास्ट वन इज हैप्पीनेस। फैमिली, हस्बैंड, लाइफ। ऑसम। बहुत एनर्जेटिक रिस्पॉन्सेज दिए आपने और धन्यवाद ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। और दूसरा रैपिड फायर राउंड हम एपिसोड के अंत में करेंगे। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म फाउंडर और मेजबान। मैं द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म और टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और रश्मि जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छी हूँ और दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ द गाइडिंग वॉइस का और नवीन जी आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा सकूं आपके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के द्वारा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने खुद पर्सनली जाके आपके सारे पेजेस चेक करे हैं सोशल मीडिया पे और आपके गाइडिंग फोर्स के जितने भी पॉडकास्ट हैं उनको सुना है। व्हाट अ रेंज यू आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स, टू द यंग जनरेशन ऑफ द कंट्री, जहां से आप चुन चुन के इतने ज्ञानी लोगों को लेकर आ रहे हैं और उनका इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट यू एंड हियर इज अ ग्रेट अपलॉज टू ऑल द वर्क यू आर डूइंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपके जैसे लीडर्स का सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और मेरा सपना बहुत बड़ा है। मैं बोल रहा ना था, लाइक आई वांट टू होस्ट पीपल फ्रॉम 150 कंट्रीज
अभी 1-2 साल में उसके बारे में भी मैं ग्राउंड वर्क शुरू किया हूँ और आप मेरे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आगे थैंक यू। बढ़ेंगे आज के कन्वर्सेशन। पहला शुरू करते हैं जी। आपके सक्सेस मंत्र। आपका सक्सेस मंत्र क्या है? इस आपके ज़िंदगी के सफर में कौन से ऐसे 3 चीज़ है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? नवीन जी, पहली बात तो ज़िंदगी चलने का नाम है। ये एक सफ़र है जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आई एम अ प्रोजेक्ट व्हिच इज़ नॉट येट कंप्लीटेड। सो फिर भी लेकिन हम हर पड़ाव पे अपने सक्सेस को देखते हैं। तो आज आपने मुझसे ये पूछा है कि क्या 3 चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ तक जिन्होंने मेरा साथ दिया। तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी वो है निडरता। हुँ, आप हुँ। मतलब दैट फियरलेस एटीट्यूड। आई नेवर गेट स्केयर्ड इन लाइफ। बचपन से मुझे ये है कि जो मुझे करना है वो मुझे करना है एंड आई हैव दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड। मेरे दिमाग में वो बिल्कुल क्लियर होता है जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, वट एवर आई एम डूइंग, चाहे छोटी से छोटी चीज, इट इज ऑलवेज क्लियर हुँ, कि हुँ। मुझे डरना नहीं है और अच्छा। मैंने कहीं भटकना नहीं है। नेक्स्ट चीज है कि मैं किसी को फॉलो नहीं करती। मैं अपनी आत्मा की आवाज सुनती हूँ। जो मैंने अपने लिए एक पथ प्रशस्त किया है जिस पे चलने के लिए, आई कंटिन्यू फॉलोइंग दैट। हुँ। आई डोंट बिलीव इन हर्ड मेंटालिटी कि जो अच्छा। सब कर रहे हैं उस तरफ चले हाँ। जाएं। एंड थर्ड थिंग इज आई थिंक सरेंडर, हुँ, गिविंग हुँ। 100% टू वॉट यू आर डूइंग। पूरी तरह से समर्पण अपने काम को, कर्तव्य निष्ठा, मेरे हुँ। एथिक्स, मेरे संस्कार जो मेरे साथ हैं, जो मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी है कि मुझे कभी ईश्वर की ब्लेसिंग्स का, बड़ों के आशीर्वाद की कभी कमी ही नहीं हुई और सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। फैबुलस। एंड दो दो चीज मेरे साथ वो एको करते हैं, रिजोनेट होते हैं कि इवन आई एम अगेंस्ट दिस हर्ड मेंटालिटी एंड इफ आई एम इनटू समथिंग आई एम इनटू इट। आपके जैसा जो सरेंडर बोले ना आप, आई थिंक दोज आर सम ग्रेट ट्रेड्स। और आगे बढ़ते हैं रश्मि जी, आपकी जिंदगी में अब सबसे मुश्किल से कौन सी सीख मिली है, लाइक टफेस्ट लेसन्स दैट यू हैव लर्नड? नवीन जी, सीखें तो बहुत मिलती हैं क्योंकि जिंदगी एक टीचर है, एक हम्म। अध्यापिका है। और जब भी टीचर्स डे होता है तो मैं जरूर अपनी जिंदगी को विश करती हूँ, एक स्टेटस जरूर डालती हूँ हैप्पी टीचर्स डे के दिन कि थैंक यू जिंदगी मुझे इतने अच्छे पाठ देने के लिए। तो इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा, पर चूंकि आपने सबसे मुश्किल सीख बोली तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ये पता लगाना कि मुझे कब डिटैच होना है किसी चीज से, वो सबसे मुश्किल काम है। हम्म। मेरे इस अनुभव, जो भी मेरा अनुभव रहा, हम हर चीज में जुड़ते हैं। देखिए लाइफ जो है एक यात्रा है, जैसे कि मैंने हम्म। बोला। और हमें जगह जगह प्लेटफॉर्म्स आते हैं, हमें उतरना है। एक ट्रेन पे बैठ के हम डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते, वी हैव टू चेंज द स्टेशंस। राइट। तो ये लोग ये नहीं सोचते कि जिंदगी चेंज है, कांस्टेंट चेंज है, हम्म। और वो हम्म। अटक जाते हैं। वो अच्छा। एक चीज में इतना घुस जाते हैं, इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं कि उसको छोड़ नहीं सकते। और अगर वो चीज छूट जाए तो पीछे उसको याद कर करके आने वाला टाइम भी खराब करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे मिली कि आपने कब छूटना है, व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम हम्म। एनी प्रोजेक्ट। कुछ अच्छा। भी आप कर रहे हैं, हम्म। चाहे वो बच्चों की परवरिश है या अपना प्रोफेशन है या आप कोई अपना वेंचर कर रहे हैं या आपने कहीं घूमने गए हैं, यू शुड नो कि मुझे कब हम्म। निकलना है। और एक नेक्स्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से नो, व्हेन टू हम्म। से नो। इट इज ऑलवेज गुड टू पोलाइटली से नो टू व्हाट यू डोंट वांट टू डू, रादर देन सेइंग यस एंड टू रिग्रेट लेटर। बाद में तंग होने से अच्छा है पहले ही उस चीज को नो बोलना सीखें। ये मुझे हम्म। सिखाई मिली। बहुत मुश्किल है लेकिन करना पड़ता है। सुपर। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और हम आज का कोर टॉपिक में जाएंगे, ये सोल पावर के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। आपके लिए ये आत्मिक शक्ति माने सोल पावर का अर्थ क्या है और इसने आपकी जीवन यात्रा को कैसे प्रभावित किया है? नवीन जी, सोल पावर के बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अथाह ज्ञान का भंडार मिलेगा। और आजकल हर कोई हर जगह सोल वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो एक्चुअली इट इज मोर लाइक अ ट्रेंड नाउ, हाई सोल्स, ब्यूटीफुल सोल्स। सो मतलब बहुत कम लोगों को शायद पता होता है। चूंकि ये शब्द इतना चर्चा में आ रहा है तो सब इसको इस्तेमाल करते हैं और उसको कहीं ना कहीं
सोल्स का मतलब लोग ऐसा बना दिया गया है, लेकिन ये एक बहुत बहुत डीप वर्ड है और ये हमारी पहचान है, हमारी शक्ति है। सोल इस पूरी दुनिया से रिलेटेड नहीं है। सोल इज दैट पावर, द सुप्रीम पावर, अच्छा। और हम सब उसकी एक पार्ट हैं। सो हम्म। हमारे अंदर वो सोल पावर है। ईश्वर ने हमको एक पावर में ही भेजा है। एक बहुत बड़ा फायर होता है ना, उसमें से अगर कुछ चिंगारी निकले तो भी वो आपको जला सकती है, उसमें इतनी शक्ति होती है। अगर आप कभी फायर उसमें बैठे हैं, कहीं बहुत आग जल रही है फायर प्लेस पे और कहीं अंगारे आ जाएं तो आप जल सकते हैं, उसमें इतनी ताकत है। तो हमारे अंदर भी वही सेम पावर है जो ईश्वर के अंदर है। अच्छा। सो ये सोल पावर जो है ये आपको बाहरी टेम्पटेशन से बचाती है। आपको बाहर की दुनिया में जो भी प्रदूषण है, जो भी चीजें तामसिक जो चीजें चल रही हैं, उनसे आपको बचाती है और आपको सात्विक बना के रखती है। आपको एक शील्ड की तरह आपके साथ है। और जो लोग इस सोल पावर का इस्तेमाल करते हैं, इसको पहचानते हैं, वो लोग एक अच्छे निर्णायक क्षमता के लोग होते हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में डिसीजन मेकिंग जिनकी बहुत अच्छी हो जाती है और वो ह्यूमैनिटी के लिए सोचने लगते हैं। अच्छा। अपने को ना सोचकर ग्रेटर कॉज के लिए सोचते हैं, इस माँ प्रकृति के लिए, अर्थ के लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ करने की उनके अंदर एक जागरूकता आती है और वो अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। बाहरी लोगों से डिपेंडेंस की उम्मीद नहीं करते हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें जो करना है वो खुद को करना है और वो अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहते हैं। तो मुझे, और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें कि मुझे इस सोल पावर ने मुझे कैसे हेल्प किया, तो मुझे ऐसे हेल्प किया कि मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा फोकस, मेरा हैप्पीनेस और मेरा पीस ऑफ माइंड, ये सब मुझे अपनी सोल पावर से मिलता है। मेरा डायरेक्शन, मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे किस तरफ जाना है और मुझे क्या नहीं करना है, वो भी मेरी सोल पावर बताती है। मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। ऑसम। बहुत अच्छा लग रहा आपसे ये कन्वर्सेशन। और आगे बढ़ते हैं, अब इनर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। आप उदाहरण कुछ दे सकते हैं क्या? आंतरिक शक्ति विकसित मतलब कल्टीवेटिंग इनर स्ट्रेंथ करने से आपके निर्णय लेने और लचीलेपन पर कैसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? लाइक हाउ इट इन्फ्लुएंस्ड योर डिसीजन मेकिंग एंड आल्सो resilience. Okay. I will just give you a simple example. Okay. When I meet as a teacher, as a counselor, coach, I keep on meeting young children, their parents and women. एंड जब भी हम उनसे बात करते हैं, नॉर्मल आप उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू करिए, आपको थोड़े ही समय में पता चल जाएगा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं ज्यादातर। दो दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर स्मार्टर देन अस। हमारी जनरेशन से बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, टेक्नोलॉजी ने उन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन उन्हें अपने पर्पस, अपने डायरेक्शन के बारे में उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन है जितनी उन्हें ये कंफ्यूजन है कि उन्हें कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए, कौन सी कार उनके लिए बेटर है। आप कभी भी उनसे पूछिए बेटा क्या कर रहे हो, तो वो कहेंगे अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, बट आई वांट टू बी लाइक दैट। मैं वो करना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं वो भी करना चाहता हूँ और मैं ये कैसे करूँ मुझे ये नहीं पता। सिमिलरली विद पेरेंट्स ऑल्सो, पेरेंट्स भी ऐसा ही बोलते हैं, हमारा बच्चा ये करना चाहता था बट अभी वो ये नहीं कर पा रहा है, आप उसको गाइड करें, वो कैसे करे, वो कैसे ये काम करे। और आप कहीं भी जाएं, ज्यादातर आपको लोग अपने उत्तर ढूंढते हुए दिखते हैं समाज में, जिसकी वजह से वो अपने गुरुओं को ढूंढते हैं, कोचेस से कंसल्ट करते हैं। सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे को किसी ने अपनी इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताया ही नहीं। Nobody told us that what we are seeking outside is inside. So that inward journey you have to start. वो स्कूलों में भी नहीं दी जाती है, वो कॉलेजेस में भी नहीं दी जाती है। बहुत ही ज्यादा खोखली हमारे एजुकेशन सिस्टम है जो सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, प्रेशर है। We were never told about meditation in the school. एक दिन सिर्फ योगा दिवस मनाने से नहीं होता, ठीक है। सो कभी भी ऐसे कोई चीजें नहीं दी गई बच्चों को जिससे उन्हें ये लगे कि हमारे अंदर खुद की इतनी स्ट्रेंथ है। हम उन्हें करण के बारे में बताते हैं, अर्जुन के बारे में बताते हैं, पर हम कभी उन्हें प्रैक्टिकल वे में नहीं ये बताते कि कैसे अर्जुन ने सिर्फ आंख देखी, कैसे उसका फोकस इतना क्लियर था, कैसे करण ने इतने सारे पांडवों को हराने की ताकत रखते हुए भी अपनी माँ को जब उन्होंने बोला मुझे कुंडल और कवच दो, उन्होंने उतार के दे दिए।
अच्छा। सो ये सारा इनर स्ट्रेंथ का कमाल है। अगर आप अपने अंदर अपने ताकत को महसूस करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सुपर्ब, सुपर्ब। और आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताए हमारे इट इज ओनली एकेडमिक्स, मोर ऑफ एकेडमिक्स। एकेडमिक्स। हम उसको बहुत सुपरफिशियल लेवल पे रखते हैं। एक आध हाँ। दिन इवेंट कराने से, एक दो दिन सेलिब्रेट करने से कोई चीजें आपके अंदर इम्बाइब नहीं होंगी, हम्म। आपके सही लाइफस्टाइल है। में नहीं आएंगी। नहीं, मैं भी यही मानता हूँ, लाइक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। जो भी मेडिटेशन के बारे में और सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपना इनर स्ट्रेंथ रियलाइजेशन, जो भी चाइल्डहुड से करे तो, बचपन से करे तो जरूर लोग विकसित होता है, राइट? दे विल डेवलप वेरी वेल एज दे ग्रो आई अप। जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, स्मार्ट क्लासेस में बैठ के, स्मार्ट गैजेट्स इस्तेमाल करके आप शांति निकेतन के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा रहे हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि बच्चा उसकी जो बेसिक, उनकी जो मैसेज है उसको कन्वे कर पाएंगे आप, और उसको वो ग्रास्प कर पाएगा? उसके लिए आपको उनको लेके जाना है। एक शांति निकेतन अपने स्कूल में क्रिएट करना है, जहां वो मिट्टी से खेले, जहां वो आर्ट सीखे, जहां वो पेंटिंग सीखे, कढ़ाई सीखे, संगीत सुने। उसका दिन सुबह शुरू हो चिड़ियों के चहचहाने से, और वो पूरा दिन प्रकृति के साथ जुड़े, और वो सारी चीजें सीखें जो शांति निकेतन में सिखाई जाती हैं। वो आप उनको वीडियो के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, मैं भी यकीन करता हूँ। आई थिंक दोज आर ऑल सम वैलिड पॉइंट्स, रश्मि जी। और आगे बढ़ते हैं, और दूसरा एलिमेंट अपने कन्वर्सेशन में रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। आप हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल है, सबको यस बोलना पड़ेगा, मगर सबको यस बोले तो हम कुछ भी खुद के लिए नहीं कर सकते। आप अपने रिलेशनशिप कोचिंग में, आप जो भी काउंसलिंग करते हो पेरेंट्स के साथ, और रिलेशनशिप कोचिंग में आप बहुत सारा एक्सपीरियंस, अनुभव पार किया है, और आप कई किस तरह के चैलेंजेस, चुनौतियों को देखे ये रिलेशनशिप्स मेंटेन देखिए करने नवीन के? जी, या ये सब्जेक्ट इतना विस्तृत है क्योंकि हम इस पे बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम एक सिर्फ मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगी ठीक है। इसमें। या तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो रिलेशनशिप्स में है, अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में, देखिए ये तो आप मानते हैं कि रिलेशनशिप दो लोगों से बनता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो मदर डॉटर का हो, चाहे वो डॉटर सन का हो, भाई बहन का हो, माता पिता का हो, या स्पाउस का है, या फिर टीचर और स्टूडेंट का है। कोई भी रिलेशनशिप, आपकी बॉस से आपका रिलेशनशिप है, या दो लोग जिम्मेदार होते हैं, कोई एक जना रिलेशनशिप में नहीं होता। तो इसका मतलब है जहां पे दो लोग हैं वहां कोई चीज परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आप खुद उसको डिजाइन नहीं कर सकते। 50% आपका है, 50% सामने वाले का भी रिलेशनशिप में हिस्सा है। तो ये एक चीज सबसे बड़ी समझनी है कि रिलेशनशिप्स आर नॉट परफेक्ट। There will be conflicts, there will be arguments, there will be sacrifices, there will be compromises. हमें सबको चीजें लेके चलना है और रोज इन पे काम करना है। सो पहला चैलेंज जो आता है वो ये है कि हम अपने रिलेशनशिप्स पे काम ही नहीं करना चाहते। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, हम उसमें समय नहीं देना चाहते, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। हम एक रिलेशनशिप हमें ईश्वर से मिला जो कि हमारे माँ बाप का है, और एक हम खुद बनाते हैं जो कि फ्रेंड्स हैं और स्पाउसेस हैं, हमारा स्पाउस है, हमारे लाइफ पार्टनर हैं, और हमारे और भी एक्सटेंडेड जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं अपने। तो हम कम से कम हर रिलेशनशिप पे काम करें, पहला तो ये। दूसरा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अभाव है। एक ए बोलता है तो दूसरा बी बोलता है, ठीक है, कहीं पे कोई चीज मिलती नहीं है, कंक्लूजन्स नहीं होते हैं बैठ के किसी चीज पे। और अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसको समय रहते उसको सॉल्व नहीं किया जाता है। अच्छा। the intention of resolving that conflict is not there. अरे चल रहा है, चल दो, वो गुस्सा है, हम भी गुस्सा रहेंगे, चलो कोई बात नहीं। और अंततः वो एक अच्छा भला रिलेशनशिप ईगो और अहंकार में आके खत्म हो जाता है। अच्छा। जो कि बच सकता था अगर दो लोग आपस में बैठ के प्यार से बात करते और एक दूसरे की गलतियां माफ कर देते। किसी ने कोई चीज कही किसी संदर्भ में, उसको भूल जाएं और आगे बढ़ें। पर ऐसा होता नहीं है, ईगो आ जाती है बीच में, और कंपैरिजन।
नेक्स्ट चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि हम अपने रिश्तों को दूसरों से कंपेयर करते हैं। एज अ वाइफ मैं देखूंगी, अरे उसके हस्बैंड ने तो इतना कुछ किया उसके लिए, वो उसको प्रिंसेस की तरह रखता है, और मेरे हस्बैंड जो है वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, सो मेनी क्रिब्स। व्हाई? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग। उनके हस्बैंड वो क्यों कर रहे हैं, यू डोंट नो। हो सकता है उनके पेरेंट्स ने उनको वो शिक्षा दी है बचपन से। अगर आपके हस्बैंड को आपके पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं है हाउ टू कुक, हाउ टू टेक द केयर ऑफ होम, तो कहाँ से कर लेंगे वो? सो यू शुड नॉट हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस। अच्छा। सिमिलरली विद पेरेंट्स, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों के साथ। इवन मैंने भी कभी ये गलती करी होगी एज अ मदर कि मेरा बच्चा जो है वो उनके तरह हो जाए, ये सीख ले, वो सीख ले। सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। In a relationship, everything is very, very sensitive. हमको बहुत प्यार से, बहुत केयर से इसको संभालना है, और कहीं कहीं पे आपको पीछे हटना है। कभी कभी आपको डोमिनेशन का हर समय आपका रोल नहीं रहना चाहिए। हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि हमने कितना दिया, हमें कितना मिल रहा है एक रिलेशनशिप से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, what we are receiving, what we are receiving, what we are receiving, what the other person is doing in this relationship. We are not looking at us कि हम क्या दे रहे हैं। जिस दिन आप गिवर बन जाएंगे और अपने को देखेंगे कि सिर्फ मैं इसमें क्या योगदान दे रहा हूं, उस दिन आपके सारे रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं। वाह, वेरी नाइस, एनलाइटनिंग। और रश्मि जी, हेल्दी बाउंड्रीज भी ड्रा करना है ना हम रिलेशनशिप्स में, उसके बारे में कुछ साझा करें ना। बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना बाउंड्रीज के आपको पता नहीं कि मुझे कहाँ तक जाना है। यहाँ मैं एक बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ ताकि ये सबको समझ में आ जाए। जिन्हें बाउंड्रीज का मतलब नहीं पता वो भी ये समझ लें, बिकॉज ये बहुत लोग सुनेंगे पॉडकास्ट जो कि रिलेशनशिप्स के बारे में इतना रिसर्च नहीं करते, नहीं पढ़ते। तो एक कॉलोनी है आपके सामने, 2 कॉलोनीज हैं, ठीक है। एक कॉलोनी बन रही है, उसको आर्किटेक्चर से नक्शा पास हुआ, म्यूनिसिपैलिटी ने उसमें पूरा काम किया, रोड्स कहाँ से जाएंगी, सीवेज सिस्टम कैसा होगा, घर कैसे होंगे, हर घर के आगे ब्यूटीफुल लॉन्स हैं, बराबर लॉन दिए गए हैं, हर सड़क 90 डिग्री टर्न हो रही है, और हर जगह पे ग्रीन स्पेसेस हैं। एक ये कॉलोनी है। और दूसरी कॉलोनी है जहाँ पे एक ग्राउंड था बड़ा सा, और वहां पे कुछ पेड़ थे, और वहां पे लोग आए, उन्होंने एक घर बना लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने बगल वाले का भी थोड़ा हिस्सा अपने में कर लिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे गेट लगा दिया, सड़क और फुटपाथ को भी अपने लॉन में जोड़ दिया। उनको देखकर बाकी लोगों ने भी शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने पीछे के जो पार्क था बच्चों का खेलने वाला, उसको घेर लिया और उसको पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया। और फिर वहां पे ताबड़तोड़ घर बनने लगे, सब प्राइवेट बिल्डर्स आ गए और सबको होड़ मच गई। तो आप बताइए, लोगों को सुकून कहाँ मिलेगा, रहने का मजा कहाँ आएगा? इस बिल्डिंग में, इस कॉलोनी में, या वो कॉलोनी जो कि पहले से पूरी प्लान थी और सबको पता था मेरा घर इतना है, मेरा ये बाउंड्रीज है, मुझे ये मेरा स्पेस है? कहाँ अच्छा लगेगा आपको? आप बताइए नवीन जी, लोगों को कहाँ रहने में मजा आएगा? ऑब्वियसली जो जहाँ पे ऑब्वियसली जहां आपको क्लियर पता है कि मुझे ये मेरी बाउंड्री है, इसके बाद दूसरे की प्राइवेसी है। तो मुझे अगर इसमें जाना है तो मुझे या तो बेल बजाना है, उनको इंटीमेट करना है, तब मैं जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि इस कॉलोनी में कि आपने खिड़की खोली और हाथ निकाला और दूसरे के घर में आप चले गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लान ही नहीं था। यहाँ पे सबकी अपनी दादागिरी चल रही है। सो सिमिलरली हमारे रिलेशनशिप्स में भी ये बाउंड्रीज ऐसे ही काम करती हैं। व्हेन यू क्रिएट बाउंड्रीज, इट बिल्ड्स अ ग्रेटर सेल्फ एस्टीम इन यू। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं किसी की प्राइवेसी में पिंच नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे उसकी लाइफ में कितना इंटरफेयर करना है। एंड देन यू आर वेरी क्लियर, आपको क्या चाहिए, आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं, और आप उनके पास क्यों गए हैं। लाइक इफ हस्बैंड एंड वाइफ, हम बहुत टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं घर में। हस्बैंड है, वाइफ आएगी, कभी भी हस्बैंड को बोलेगी चलो मेरे साथ, तुम आज मेरा शॉपिंग करने का मन है, और हस्बैंड का उस दिन, मान लीजिए मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, आपने किसी के साथ अपना पॉडकास्ट रखा है, या फिर ऐसे ही ऑनलाइन कहीं आपने बोला है, आपके फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करी है कि आप जुड़ जाइए हमारे, आज थोड़ी मतलब हमारे वहां पे टॉक चल रहा है, और आपकी वाइफ जो है, या मैं ही कहूँ, बहुत गुस्से में आ जाएगी, तुम क्या ये हर समय करते रहते हो, यू हैव टू कम विद मी, मेरा कौन सा टाइम है। सो दिस इज, आई थिंक, इम्पिंचिंग बाउंड्रीज। मेरे हस्बैंड को
एज अ इंडिविजुअल पूरा हक है कि वो अपने पैशन, अपने साइड हसल और अपनी हॉबीज को परस्यू करें, और मेरा रिस्पेक्ट बनता है उनको रिस्पेक्ट करना. सो दिस इज ऑल अबाउट बाउंड्रीज. सुपर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा. आई थिंक दिस इज ऑल प्रैक्टिकल एडवाइस. और आपका एनर्जी का राय क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? कोशिश है नवीन जी, कोशिश है, बस छोटी छोटी कोशिशें हैं. छोटी और पता छोटी है क्या, कोशिश से बड़े बाउंड्रीज बड़े बनने से ना कामयाबी. आपको, हाँ जी, बाउंड्रीज बनाने से आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छी रहती है. आप बर्नआउट अवॉइड करते हैं, बिकॉज आपको किसी का वेट नहीं करना है. आपको पता है कि मुझे कब मेरा टाइम है, मेरा मी टाइम क्या है, मुझे दूसरों को क्या देना है. सो इट क्लियर्स लॉट ऑफ मेस अराउंड यू, केओस नहीं होता है. हाँ. और मेरा दूसरा सवाल ये कि माइंडफुलनेस एंड बीइंग इन द मोमेंट. आजकल हम किसी मॉन्यूमेंटल प्लेस नहीं तो किसी जगह गए तो एवरीबॉडी इज बिजी क्लिकिंग द पिक्चर्स, नोबडी इज एंजॉयिंग द करंट मोमेंट, राइट? सो इफ एट ऑल हम आसपास की दुनिया से जुड़े रहने और उससे जुड़े रहने के लिए विशिष्ट ध्यानपूर्ण अभ्यास, मतलब ये माइंडफुल प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं हम? हाउ टू बी वेरी माइंडफुल एंड लिव इन द मोमेंट? क्या? यस, देखिए, माइंडफुल रहना, 100% कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान, यही माइंडफुलनेस है. पर बहुत लोग आज लोगों का मजाक बनाते हैं ये बोल के कि अरे देखो ये तो बाहर गए हैं और हर चीज अपनी मतलब सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं. पर कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं नवीन जी जहां पे उन्हें करना है, जैसे कि ट्रेवल ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है. उनका काम है कि वो शेयर करेंगे, वो दिखाएंगे, वो बताएंगे, लोगों को रीच आउट होंगे. तो हम हर किसी को एक ही पलड़े पे नहीं तौल सकते. सही है. और आपको नहीं, अब जैसे मैं हूं, मैं भी बहुत एक्टिव हूं, इंस्टाग्राम पे हूं, सोशल मीडिया पे हूं, फेसबुक पे हूं, मैं भी शेयर करती हूँ. कुछ लोग मेरे बारे में भी कहते होंगे कि देखो ये ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हम तो कभी बाहर नहीं गए, यही खाना खा रहे हैं, क्या सबको बताना. बट दे डोंट नो द फैक्ट, दे डोंट नो बिहाइंड द सीन्स. वो मुझे देख रहे हैं स्टोरी में, पर उन्हें ये पता नहीं है कि शायद जब मैं खा रही थी तब मैं 100% उसमें थी, और मैंने अपना कंटेंट बनाया और रख लिया, और बाद में मैंने उसको शेयर किया. जब हम बिल क्लियर कर रहे होंगे, या हम जब वहां मेरे बच्चे रिलैक्स कर रहे थे, लॉबी में बैठे थे, आसपास का होटल देख रहे थे, उस समय मैंने फटाफट कुछ स्टोरीज बनाई, क्योंकि मेरा काम है, मुझे करना है, कहीं कहीं पे मुझे यूज आएगा. तो इस तरीके से भी माइंडफुलनेस की जा सकती है कि आप उस चीज को एंजॉय करें और अपने लिए कुछ बना लें, मेमोरीज क्रिएट करें, और फिर टाइम टू टाइम उसको आप शेयर करते रहें, है ना. ये भी एक माइंडफुलनेस है. लोगों का बहुत नजरिया डिफरेंट होता है कुछ लोगों के लिए. अब हम उनकी बात करते हैं जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है, जो शेयर नहीं करते, जो बहुत पर्सनल है, अपने अकाउंट्स पर्सनल रखते हैं, दे आर मोर प्राइवेट पर्सन. पर जरूरी नहीं है कि इफ यू आर नॉट शेयरिंग विद अदर्स यू आर माइंडफुल. दिस इज ऑल्सो अ बिग मिथ. आपको पता है यहाँ पे जंगल है. मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अकेले बैठ के खाना खा रहे हैं और वो उस खाने को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना कुछ चल रहा है. देयर इज अ बिग जंगल ऑफ थॉट्स एंड दे आर फाइटिंग विद इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, within themselves, I'm sorry. So वो अपने आप से जूझ रहे हैं, वो कहीं और हैं, वो वहां है ही नहीं. So mindfulness दुनिया को शेयर करने से बिगड़ता नहीं है. माइंडफुलनेस होता है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें माइंडफुल हो. अगर आप स्टोरीज भी बना रहे हैं, आप अपना कंटेंट बना रहे हैं, उसमें ही आप माइंडफुल हो जाइए. उसी को एस्थेटिकली आप लोगों को कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या शॉट्स लेने हैं, कहाँ आपने क्या करना है, वो भी तो एक माइंडफुलनेस हुआ ना. 100% अपने काम में आप लगे हुए हैं. Absolutely. So, yes. Don't think about anything else when you are doing something. Like when I go for traveling, I keep my phone generally off. And 2-3 things I just put for the status or stories, so that there is a Google way of, tagging yourself. Yes, I have been to this location. I did that, so that people should not think I'm only writing about it. I am not personally going there. So that is also important. Nice. अच्छा क्लैरिटी दी आपने, और बहुत शानदार बातचीत हुआ है अब तक, और अभी समय आ चुका है और थोड़ा मसाला और थोड़ा स्पाइस ऐड करने का.
तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करता हूँ, जी आप कंसेंट दिए तो जी बिल्कुल शुरू बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, चलिए। गो अहेड। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यदि आपके पास कब कहीं भी एक विशाल बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? वो कहेगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह 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 वाह! आई होप यू अंडरस्टूड बिकॉज I आपने understood. I understood the part of it. it means that you have to make yourself that great that It is God a should ask you, what do you mm, want, my right. child? Tell me. Yeah, I got it. It is about self. Yeah, awesome. Yeah. और अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप कौन सा कैरेक्टर बनना पसंद करोगे आप? अभी मैंने रिसेंटली बारबी पिक्चर देखी है। वैसे तो मैं हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, तो उसमें तो मैं मिकी माउस या डोनाल्ड डक बोल सकती हूँ, बिकॉज वो सबसे ज्यादा हमें हंसाते हैं। बचपन से हमने सबने उनको देखा है। बट रिसेंटली आई वॉच्ड अ मूवी नेम्ड बाबी, अच्छा। जो कि कार्टून कैरेक्टर तो नहीं थी, बट वो डॉल, बट हम उसको ले सकते हैं बिकॉज उन्होंने एनिमेशन के रूप में ये पिक्चर दिखी, सबको दिखाई। एंड व्हाट अ लवली मैसेज दे गेव थ्रू दिस पिक्चर। आई वॉन्ट टू बी दैट बाबी, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बता रही है कि बीइंग अ वुमेन इज नॉट नेसेसरली यू हैव टू बी इन सर्टेन ब्रैकेट्स। आपको ऐसा होना, यू हैव टू बी स्लिम, यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी मल्टीटास्कर, यू हैव टू बी एफिशिएंट मदर, you have to be wonderful, human being, host, superb chef. No, she can be anything she wants. So I would like to be like that. वेरी नाइस एंड आई विश यू गुड लक ऑन दैट। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? मैं एक नियम बनाऊंगी कि रिच और डिवाइड का जो ये हम रिच और पुअर का जो डिवाइड है हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में, आई वुड लाइक टू फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल। मेरा नियम होगा कि सबको बराबर सैलरी होगी, हर कोई बराबर एक स्टेटस पे होगा, और कोई भी किसी को अमीर या गरीब कह के टैग नहीं करेगा। एवरीबडी विल बी इक्वल, दे विल एंजॉय इक्वालिटी, total equality in terms अच्छा। of money, because money is the evil of every bad thing happening in this world. With money comes greed, with money comes crime, with money comes everything. So let it be out of the world. नाइस। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? मेरे फेवरेट जो हीरो हैं वो सलमान खान रहे हैं अभी तक। तो उनकी फर्स्ट मूवी मैंने प्यार किया वाज ट्रू रोमांटिक मूवी, और मैं अगर बनना चाहूँ तो मैं सलमान खान बनना चाहूंगी, भाग्यश्री नहीं, बिकॉज भाग्यश्री वाज लाइक ऑलवेज क्राइंग एंड आई डोंट लाइक क्राइंग। She left her, partner, और वो चली गई उसको छोड़ के, and Salman Khan का character was so good that he did not even blink an eye. He left all the luxuries of his house. He was the only son. पूरा business पापा का छोड़ के वो उनके पास गए और बहुत मुश्किल conditions में रहे, और उन्होंने prove किया कि he is the perfect match for the girl. So I would like to be like him, a real die-hard romantic person. इंटरेस्टिंग। और दूसरा सवाल ये है कि आप इनविजिबिलिटी बनाम सुपर स्ट्रेंथ में से किसे चुनेंगे आप? ओके, इनविजिबिलिटी बनाम सुपर स्ट्रेंथ। सुपर स्ट्रेंथ। ओके, I would not go for invisibility, because invisibility गायब हो जाना, it is like escapist attitude. कोई प्रॉब्लम आई गायब हो गए, कुछ भी हुआ गायब हो गए, मतलब मेरा परसेप्शन है। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन। कोई चीज गायब हो जाना, मैं उससे लिंक कर रही हूँ कि जब भी हमें एज अ लीडर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ कोऑर्डिनेटर, मुझे कुछ लोग चाहिए होते थे जिन पे मैं सोचती थी ये काम करेंगे, और वो गायब हो जाते थे लास्ट मिनट, एंड आई हैड टू डू देयर वर्क। और जो सुपर स्ट्रेंथ वाले लोग होते हैं ना, वो आपके सामने रहते हैं। सुपर स्ट्रेंथ वाले लोग आपको ऐसे हेल्प करते हैं, उस समय उनके पास दोहरी शक्ति हो जाती है। सो आई एम लाइक, you have to do it, you have to be there, and you have to be strong, you have to be super duper in everything. सुपर।
वाव 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 वाव, सुपर सुपर एनर्जेटिक रश्मि जी। और मेरा आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड में, यदि आपको स्वर्ग जाने के लिए एक दिन चुनना हो तो आप वहां क्या करेंगे? ओह माय गॉड, ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग है। Because recently I lost my father Oh my God. and he just went like, मतलब जैसे हवा का झोंका आया और उन्हें कोई लेके चला गया, Wow. ऐसा लगा हमें। And he was diagnosed with blood cancer and he was at last stage. Within 5 minutes, within 5 months, he died. And we could not even get sufficient time to sit with him, to talk to him, and so many things he wanted to convey. तो वो कुछ ऐसा बिना बताए चले गए, ऐसा लगता है हम सबको। वो चाहते थे हम सब मीटिंग करें, हम परिवार वाले सब बैठें, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि उनकी बीमारी ऐसी थी। तो अगर मुझे एक दिन मिले हेवन में जाने के लिए, तो सर्टेनली आई वुड लाइक टू मीट माय फादर एंड आई वुड लाइक टू सिट विद हिम एंड नो व्हाट ही वांटेड टू टेल मी, और वो क्या चाहते थे बताना, और क्या चीजें थी उनकी जो वो चाहते थे। सो वो एक कुछ चीजें हैं जो मैं करना चाहूंगी, और अगर मुझे भगवान अलाउ करेंगे तो मैं उन्हें वापस ले आऊंगी इस अर्थ पे कुछ सालों के लिए, कि आ जाओ हमारे पास, फिर से आ जाओ, हमें आपकी जरूरत है। Wow. Quite emotional and so sorry to hear that. May his soul rest in peace. And most importantly, I hope you get an opportunity to visit heaven. और मुझे आपसे ये रैपिड फायर राउंड में बात करने से बहुत अच्छा लगा, और फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे। और आखिरी सवाल में पूछना चाहता हूँ कि अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे रश्मि जी? मेरे हिसाब से मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ कोई सलाह देने के लिए, बिकॉज मैंने खुद अभी लाइफ में ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है। आज के युवा बहुत समझदार हैं, आज की युवा बहुत पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, अवेयर हैं, उनके पास गूगल अंकल हैं, चैट जीपीटी हैं, और तमाम ऐसे रिसोर्सेज है जहां से वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बस एक छोटा सा मैसेज है कि ये सारी टेक्नोलॉजी लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकती। So when these young people, they are loaded with all this technology and knowledge spread everywhere, so don't just respect the experience of your elders, of your teachers. Respect them for what they are, क्योंकि जो एक इंसान के एक्सपीरियंसेस सिखा सकते हैं वो आपको चैट जीपीटी कभी नहीं सिखा पाएगा, गूगल अंकल कभी नहीं बता पाएंगे। सो आप अपने लोगों से सीखिए, अपने माता पिता के एक्सपीरियंसेस, उनके पास बैठिए, उनके टीचर्स, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे जुड़िए, और जो भी कोचेस हैं उनका मजाक ना बनाएं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो रियल हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कैम, जो भी ये काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, इनकरेज कीजिए, क्योंकि वो आए हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो लोगों को बताने आए हैं, तो कुछ होगा उनके पास जो वो शेयर करना चाहते हैं। सो रादर देन मेकिंग फन ऑफ देम और नॉट लिसनिंग टू देम, और बाद में लाइफ के किसी मोड़ पे आपको याद आए कि हाँ ये चीज मुझे किसी ने बताई थी और मैंने नहीं सुनी उस समय, प्लीज connect to real people and give respect for their knowledge, for their wisdom, for their direction which they are showing it to you. That is very important. आपके पास सब कुछ है, पर बड़ों का आशीर्वाद और परिवार का प्यार ये तो जरूर होना चाहिए। That is the only message I want to convey. सुपर फैबुलस एंड सैल्यूट टू ऑल द इनसाइट्स। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। I hope सबको अच्छा लगे, जो सुने उन्हें अच्छा लगे, और thank you so much once again for inviting me and giving me this opportunity. Thank you, Naveen ji. मोस्ट मोस्ट वेलकम रश्मि जी। और आप कॉन्वर्सेशन एंड करने से पहले मेरा आखिरी सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था टीजीवी हिंदी में? Wonderful, wonderful. I never thought that I was giving an interview or a podcast. It was so healthy. It was, I mean, जैसा लग रहा था कि आप सामने बैठे हैं और आप मुझसे बात कर रहे हैं। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, जहां पे कुछ बता सकी, कुछ शेयर कर सकी, और ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। पंचुअल थे और सब कुछ टाइम से आप बताते हैं, लिंक्स आते हैं। दैट इज ऑल्सो वन वेरी गुड थिंग कि आई डिड नॉट हैव टू वेट फॉर माई things, and it was really good. Alright, thank you so much for the feedback and also आज आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मौके पे तरुण जी को भी
थैंक यू बोलना चाहता हूँ तरुण जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग दिस सुपर लेडी रश्मि कश्यप, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड नवीन जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ और ऐसी उम्मीद करती हूँ गाइडिंग फोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरेगा और बहुत जल्द हम आपको एक बहुत ही बड़े सुनहरे मंच पर देखेंगे। थैंक यू सो मच मीन्स ए लॉट टू मी रश्मि जी। और दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड रश्मि कश्यप जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड कन्वर्सेशन पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सामान्य ज्ञान। आज का सामान्य ज्ञान मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में कुछ बात करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य विकारों की वैश्विक व्यापकता, मतलब ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। वैश्विक स्तर पर लगभग 4 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय मानसिक या तांत्रिक संबंधी विकारों से प्रभावित होगा। और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दुनिया भर में विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। सो दिस इज वन ऑफ द लीडिंग डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। और दूसरा फैक्ट है कि अवसाद और चिंता। अवसाद और चिंता सबसे आम मानसिक स्वास्थ्य विकारों में से एक है और वैश्विक स्तर पर 264 मिलियन से अधिक लोग अवसाद से पीड़ित हैं, मतलब डिप्रेशन से पीड़ित है। और लगभग 284 मिलियन लोग चिंता विकारों से पीड़ित है। हम इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और मेंटल हेल्थ के बारे में हम अवेयरनेस कुछ स्प्रेड करना चाहिए। इसलिए मैं पिछले एपिसोड्स में मंडाला आर्ट थेरेपिस्ट दिव्या मेहरोत्रे के साथ एक एपिसोड भी किया हूँ। आप वो एपिसोड देख के उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, आप भी मेंटल हेल्थ के बारे में ये विषय स्प्रेड करना चाहिए। और यही पर हम समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। अगर आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com, यूट्यूब या आपका कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में द गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। और टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। और फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक नमस्कार।